डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अध्ययन कराया है वह इक्वेशन 10 यानी 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट में c इजिकल टू एल्फा m ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एल्फा r प्लस 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस r ब्रैकेट, इसके बाद फिर ब्रैकेट डी अपॉन डी टी प्लस एल्फा आई डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू एम ब्रैकेट एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस डी आई डी सी अपॉन डी टी, यानी ब्रैकेट ऑफ करने के बाद डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू एम ब्रैकेट एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट ऑफ प्लस एल्फा आई ब्रैकेट में 1 माइनस आर ब्रैकेट ऑफ अपॉन 1 माइनस आर इंटू डी सी अपॉन डी टी, या 1 अपॉन सी इंटू डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू ब्रैकेट में 1 माइनस आर ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट ऑफ अपॉन एम, फिर इसके बाद ब्रैकेट एल्फा आर प्लस 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट ऑफ प्लस एल्फा आई इंटू 1 माइनस आर। अतः g इजिकल टू 1 माइनस सी इंटू डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू ब्रैकेट में 1 माइनस आर ब्रैकेट ऑफ वापस ब्रैकेट 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा 1 माइनस आर आई माइनस एम प्लस एम। अविरत वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए मॉडल में कोई स्वतंत्रता नहीं है या डिसीजन मॉडल का रूप नहीं ले सकता है। अतः अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विस्तार का अंतर कुछ परिवर्तित मान्यताओं द्वारा प्रकट किया गया। अब देखिए परिवर्तित जो मान्यताएं हैं वह क्या क्या हैं। तो नंबर 1, उपभोक्ता का नियंत्रण सार्वजनिक नीति जैसे करारोपण राशनिंग के द्वारा संभव है। दूसरी जो मान्यता है वह है प्रत्येक दशा में चाहे जाने वाले एल्फा का मूल्य वास्तविक रूप से प्राप्त होता है, भले ही रोजगार का स्तर कुछ भी हो, तथा यह विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विनियोग के आवंटन पर निर्भर करता है। तीसरा बिंदु है इसमें, आरंभिक दशा में क्षेत्र आई एवं एम अस्तित्व में नहीं आते, क्षेत्र सी के लिए पूंजी का निश्चित स्टॉक होता है तथा इससे संबंधित क्षेत्र आर के लिए भी जो अस्तित्व में बने रहता है तथा इसकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। इसके बाद चौथा पॉइंट है, घरेलू एवं विदेशी आदायों के लिए समान उत्पादन गुणांक R इंटू एम तथा I विद्यमान होते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें आता है, उत्पादन के एक भाग का निर्यात करते हुए विदेशी विनिमय F यानी फॉरेन की एक निश्चित मात्रा प्रत्येक वर्ष कमाई जाती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से उपभोग होने वाला स्रोत इस रूप में उपलब्ध होता है। इसके बाद छठा पॉइंट आता है, निर्यातों में भावी विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सातवां पॉइंट है, इसमें कोई समय अवधि का अंतराल विद्यमान नहीं है। इसके बाद नीतियों के निहितार्थ, भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव
अब देखिए यानी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो यहाँ देखें, विनियोग की विभिन्न प्रवृत्तियों का अनुकृतियों के परिणाम स्वरूप वृद्धि के व्यवहार में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इससे उपभोग का व्यवहार बदलता है, क्योंकि अधिमानों एवं परिस्थितियों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। राज एवं सेन ने क्षेत्रों की भूमिका के अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों की प्रस्तावना रखी। इन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एक समय अवधि के या समय अवधि में पूंजी स्टॉक की वृद्धि व उपभोग उस क्रम में बदलता है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्वतंत्र रूप से उपभोग होने वाले संसाधनों अर्थात एफ के प्रवाह का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के मध्य किया जाता है। अतः विनियोग की विभिन्न प्रवृत्तियों से वृद्धि का समय पथ 4 संभावित विकल्पों के अधीन प्रभावित होता है। राजवसीन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्वतंत्र रूप से उपभोग होने वाले संसाधनों यानी एफ को पूर्णतः आयात की ओर निम्न 4 वैकल्पिक उद्देश्यों के प्रति प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए जो 4 विकल्प हैं वह कौन कौन से हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं और इसके लिए मैं इस इक्वेशन को हटाता हूं और विकल्पों के लिए देखिए विकल्प नंबर 1 यानी विकल्प वन जिसे सी और सी क्या है वस्तुओं की ओर, सी क्या है वस्तुओं की ओर। विकल्प 2 और विकल्प 2 में सी यानी क्षेत्र के लिए, सी क्षेत्र के लिए क्या क्या है आई व आर यानी आई व आर वस्तुओं को नेक्स्ट विकल्प 3 यानी 3 और इसमें आई व आर क्षेत्र के लिए एम वस्तुओं को विकल्प 4 यानी विकल्प 4 और विकल्प 4 के अंतर्गत एम क्षेत्र और एम क्षेत्र के लिए
एम वस्तुओं को। अब देखिए मैंने एक टेबल भी बनाई थी और उस टेबल के अंतर्गत जो बताया था वह टेबल में बनाया था क्षेत्र सी, और क्षेत्र सी के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं, अर्थात सूती वस्त्र, चीनी, खाद्यान्न, रेलवे पैसेंजर सेवा, विद्युत पंखे आदि को रखा था। उसके बाद क्षेत्र आई में उपभोक्ता वस्तुओं के हेतु विनियोग वस्तुएं रखी थी। उसमें वस्तु उद्योग, मशीनरी, पैसेंजर कोच, चीनी मिल, मशीनरी आदि को शामिल किया था। इसके बाद आर क्षेत्र को लिया था और आर क्षेत्र में कच्चे पदार्थ एवं मध्यवर्ती वस्तुएं अर्थात स्टील, सीमेंट, विद्युत शक्ति, कोयला, खाद, रेलवे, वस्तु सेवाएं। इसके बाद एम क्षेत्र को जब लिया था तो एम क्षेत्र में आई आर का एम के लिए विनियोग वस्तुएं जिसमें मशीनरी, खाद इकाइयाँ, मशीन टूल्स सम्मिलित किए थे। तो जो विकल्प 4 दिए हैं इन्होंने, यहाँ विकल्प चारों को क्लियर किया जाएगा, फिर इसके बाद चारों के समीकरण बताए जाएंगे। तो सी वस्तुओं की ओर, यानी पहला विकल्प है सी वस्तुओं की ओर। दूसरा विकल्प है जिसमें सी क्षेत्र के लिए आई व आर वस्तुओं को शामिल किया है। इसके बाद विकल्प सी तीसरे में आई व आर क्षेत्र के लिए एम वस्तुओं को, और इसके बाद विकल्प 4 में एम क्षेत्र के लिए एम वस्तुओं को। अब देखिए सबसे पहले हम विकल्प 1 को देखते हैं कि विकल्प 1 क्या कहता है। चलिए देखिए विकल्प 1 यानी सी वस्तुओं की ओर, इसमें यह माना गया है कि समस्त विदेशी विनिमय को केवल उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष एफ सीमा तक केवल उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया जाता है। इस दशा में उत्पादन के आधार में कोई विस्तार नहीं होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु के या उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के फैलाने में विदेशी विनियोग प्राप्तियों का प्रयोग किया जाए तो एक समय अवधि में उपभोग की दर शून्य होगी। अर्थात क्या होगी, देखिए, अर्थात डी अपॉन डी टी इजिकल टू 0, जहाँ यानी वेयर DC अपॉन DT एक समय अवधि में, यानी एक समय अवधि में वृद्धि की दर को सूचित करती है, वृद्धि की दर को सूचित करती है। अब देखिए विकल्प दूसरे को देखते हैं, यानी विकल्प 2 सी क्षेत्र के लिए आई व आर वस्तुओं को। अब सी क्षेत्र के लिए आई व आर वस्तुओं का क्या है, देखिए दूसरे विकल्प में यह माना गया है कि विदेशी विनिमय का प्रयोग केवल आई वस्तुओं एवं तत्संबंधित आर वस्तुओं के आयात हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस दशा में अर्थव्यवस्था का विस्तार आई व आर वस्तुओं के आयात द्वारा होगा। सर्वप्रथम आर वस्तुओं का आयात नहीं किया जाता, अर्थात क्या होगा, R इजिकल टू 0। इससे यह अर्थ निकलता है कि इस दशा में समूचे विदेशी विनिमय का उपयोग
विनिमय वस्तुओं के आयात द्वारा किया जाएगा, अर्थात I इजिकल टू अर्थात I इजिकल टू F। अतः समीकरण दूसरा होगा, यानी इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन दूसरा देखिए क्या है, DC, ये समीकरण पहला है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, DC अपॉन DT इंटू I इजिकल टू F, या DC अपॉन DT इजिकल टू F अपॉन I। ये समीकरण दूसरा हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए F तथा I दोनों स्थिर एवं दिए हुए हैं, अतः उपभोग एक समय अवधि में स्थिर निरपेक्ष दर से बढ़ेगा। जब R वस्तुओं को I वस्तुओं के साथ आयात किया जाता है या आयात किया जाने वाले या आयात किया जाने लगता है, तब इस स्थिति में थोड़ा बदलाव होता है। अब विदेशी विनिमय इस दशा में I व R वस्तुओं की ओर वितरित होता है, अतः क्या होगा, अतः I प्लस R इजिकल टू F, ये निकल के आएगा। अब देखिए जब I प्लस R इजिकल टू F निकल के आता है, तब क्या होगा, तो देखते हैं। इस स्थिति में DC अपॉन DT इंटू I प्लस CR इजिकल टू F, या DC अपॉन DT इंटू I इजिकल टू F माइनस CR, या DC अपॉन DT इजिकल टू F माइनस CR अपॉन I इजिकल टू F अपॉन R माइनस C इंटू R अपॉन I, या DC अपॉन DT इजिकल टू F माइनस CR अपॉन I इजिकल टू F अपॉन R माइनस C इंटू R अपॉन I। जब ये निकल के आता है, तो जब उपभोक्ता वस्तु उत्पादन C बढ़ाता है या बढ़ता है, तथा F अपॉन R इंटू DC अपॉन DT इजिकल टू 0 होता है या 0 की ओर उन्मुख होता है। यह एक ऐसी दशा है जबकि FR वस्तुओं के आयात में लगा दिया जाता है, अतः जब R का प्रवेश होता है तो अधिक से अधिक FI की तुलना में
आर की ओर दिशा बदल देता है। अधिकाधिक आर वस्तुओं का आयात किया जाता है जब तक वह सीमा न आ जाए जहां उपभोग का निरपेक्ष आकार कैसा होना चाहिए, निरपेक्ष आकार, यानी C = F/R। जब तक ये नहीं आ जाता है तब तक ये क्रम चलता रहता है। इस बिंदु से आगे कोई आई वस्तु का आयात नहीं किया जाएगा तथा समस्त विदेशी विनिमय का प्रयोग आर के आयात में किया जाएगा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जब आई वस्तुएं अर्थव्यवस्था में बढ़ती हैं तब सी वस्तुओं का उत्पादन साथ साथ बढ़ता है, लेकिन सी वस्तुओं की या सी वस्तुओं में होने वाली वृद्धि साथ साथ आर वस्तुओं में बढ़ती हुई पूर्ति चाहेगी। इस विकल्प में एम वस्तुओं की बढ़ती हुई पूर्ति होगी। इस विकल्प में एम वस्तुओं के आयात की कोई भी गुंजाइश नहीं जिसे घरेलू रूप से ही उत्पादित किया जा सकता है। यह आर वस्तुएं हैं। इससे अभिप्राय यह है कि आर वस्तुओं को आयात द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकेगा। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि समस्त विदेशी विनियोग का प्रयोग आयात हेतु किया जा सकेगा या आयात हेतु किया जाएगा। ऐसे में आई वस्तुओं में वृद्धि करने के लिए गुंजाइश नहीं होगी। अतः सी क्षेत्र के निरपेक्ष आकार में वृद्धि के साथ आर वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ेगी, तब भी जब उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर स्थिर हो। उपभोग में वृद्धि की निरपेक्ष दर, इसके परिणाम स्वरूप एक समय आवश्यकताएं भी या एक समय अवधि में गिरेंगी तथा अंत में शून्य होने की प्रवृत्ति रखेंगी। ठीक इसी समय आर वस्तुओं की आवश्यकताएं भी इस प्रक्रिया में रोक लगाएंगी। यदि यह कच्चा माल एवं मध्यवर्ती उत्पाद पूर्णतः आयात किया जाए तब वृद्धि की निरपेक्ष दर को बनाए रखना या इसका अनुसरण असंभव हो जाएगा। अतः इस दशा में निष्कर्ष यह है कि आरंभिक स्तर पर dC/dt धनात्मक होता है तथा C के उन्नत स्तरों पर शून्य हो जाता है। अब देखिए विकल्प तीसरे को देखते हैं। तो विकल्प तीसरा क्या कहता है, चलिए विकल्प 3 और विकल्प 3 में क्या है, आई व आर किसके लिए, क्षेत्र के लिए। आई व आर क्षेत्र के लिए क्या है, एम वस्तुओं को, यानी एम वस्तुओं को लेना है। देखिए क्या होता है, तीसरे विकल्प में यह माना जाता है कि एम वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी विनिमय के एक दिए हुए प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा आई व आर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एम वस्तुओं का आयात इस दशा में आई व आर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों की अपनी अपनी क्षमताएं भी एक समय अवधि में बढ़ेंगी। चूंकि
m वस्तुओं का कोई घरेलू उत्पादन नहीं होगा। जब कोई घरेलू उत्पादन नहीं होगा तब क्या होगा, तब देखिए m इज इक्वल टू 0 इंटू dm अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ये क्यों है, तो इन संबंधों में या इन संबंधों से क्या होगा, I इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी इंटू आई, या R के लिए देखें तो R इज इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस आई प्लस R इंटू R। F के लिए देखें तो F इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, डी आई अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी। या देखिए m यानी इंटू m, तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आई, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा, 1 माइनस आर डी सी अपॉन डी टी प्लस डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आई। जब ये होगा तो इसके बाद अब देखिए इस कारण से क्या हो जाएगा, इस कारण से F इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी, ये होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए जब ये वाली स्थिति आ जाएगी तो उसके बाद इस स्थिति के बाद में होगा इजिकल टू एम यानी डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आई प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर डी सी अपॉन डी टी प्लस डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आई। और जब ये स्थिति आ जाएगी इसके बाद होगा इजिकल टू एम यानी आर अपॉन 1 माइनस आर यानी डी सी अपॉन डी टी प्लस
डी स्क्वेयर सी अपॉन डी टी का स्क्वेयर इंटू आई 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। और ये इसके बाद इजिकल टू डी का स्क्वेयर सी अपॉन डी टी इजिकल टू 1 माइनस आर अपॉन एफ आई एम माइनस आर अपॉन आई इंटू डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू 1 माइनस आर एफ माइनस आर एम आर इंटू एम इंटू डी सी अपॉन डी टी अपॉन आई एम आई इंटू एम। इससे यह प्रदर्शित होता है कि उपभोग में वृद्धि की दर निरपेक्ष दर डी सी अपॉन डी टी एक समय अवधि तक बढ़ेंगी, लेकिन एक गिरती हुई दर पर क्या होगा, डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी स्क्वायर अर्थात वृद्धि की दर अंततः शून्य हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू 0। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार एफ 1 माइनस आर इजिकल टू डी सी अपॉन डी टी इंटू आर इंटू एम। यहाँ डी सी अपॉन डी टी इंटू आर यानी डी सी अपॉन डी टी इंटू आर वस्तुओं की वृद्धि की दर है जो उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की वृद्धि हेतु आवश्यक है। इसके बाद यानी डी सी अपॉन डी टी इंटू आर इंटू एम वस्तुओं का मूल्य है जो इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आयात किया जाएगा। F इंटू आर इंटू एम अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता है जो इन मशीनों के संचालित होने के लिए जरूरी है या जरूरी होगा। तो F इंटू आर मशीनों की वह मात्रा है जो आवश्यक है तथा जिनका आयात किया जाएगा। F मशीनों की मात्रा का आयात करने से R अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ति संभव होगी। F I माइनस R शुद्ध उपलब्ध विदेशी विनिमय है जिससे R वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ति संभव की जा सकेगी। इस विकल्प में R वस्तुओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को M वस्तुओं के आयात द्वारा पूर्ण किया जाएगा
जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। हम यह पाते हैं कि आर वस्तुओं की मांग एक समय अवधि में स्वयं बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। अब एक ऐसी अवस्था आएगी जब समस्त एम वस्तुएं जिनका आयात किया जा सकता है आवश्यक रूप से इस प्रकार की होंगी जिनकी जरूरत आई वस्तुओं के उत्पादन में होती है। ऐसी अवस्था आने के बिंदु पर एम वस्तुओं के उत्पादन के लिए एम वस्तुओं का अतिरिक्त आयात नहीं करना पड़ेगा। इस बिंदु के बाद आर वस्तुओं में वृद्धि की दर एक निश्चित निर्धारित गति पर स्थिर हो जाएगी। इसका प्रभाव यह होगा कि सी वस्तुओं का उत्पादन भी एक स्थिर निरपेक्ष दर पर बढ़ने लगेगा और संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि विकल्प dC/dt धनात्मक है और एक समय अवधि में गिरती हुई दर से बढ़ता है। अंततः dC/dt स्थिर हो जाएगा जब d² C/dt² 0 होगा। अब देखिए विकल्प चौथा देखते हैं। तो विकल्प चौथा क्या है, चलिए चौथा विकल्प है वह है एम क्षेत्र के लिए, यानी विकल्प चौथा एम क्षेत्र के लिए क्या है, एम वस्तुओं को। तो देखिए प्रोफेसर राजवसीन के द्वारा वर्णित चौथे व अंतिम विकल्प में यह संभावना व्यक्त की गई कि विदेशी विनिमय यानी एफ की उपलब्ध मात्रा का प्रवाह केवल एम वस्तुओं के आयात हेतु किया जाएगा, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक एम वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। इसका उदाहरण मशीन, टूल्स, यंत्र, कलपुर्जे, उपकरण हैं। इनका प्रयोग आई व आर वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। अतः क्या होगा, अतः आई = dC/dt × I। अब जब ये है तो देखिए R = C+I + R + M into R = R/1 - R C + I + M। अतः F = dR/dt × M। और जब ये है तो M = क्या होगा, M = होगा dR/dt + dI/dt × M। अतः d का स्क्वायर I/dt
का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर सी अपॉन डी का क्यू सी अपॉन डी टी का क्यू इंटू आई। और जब ये होगा तो देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एम अपॉन डी टी स्क्वायर। कब 1 माइनस आर होने पर, क्या होगा 1 माइनस आर पर। अब देखिए इसके बाद देखते हैं तब क्या होगा, तब डी एम यानी डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू एम। इसलिए अब देखिए मुझे इसे हटाना पड़ेगा, इसलिए जब ये स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। और जब ये होगा तो देखिए क्या होगा, आर अपॉन 1 माइनस आर, इसके बाद डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एम यानी डी स्क्वायर एम अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी का क्यू सी अपॉन डी टी का क्यू इंटू आई, और ये निकल के आएगा। अब देखिए, अब चूंकि अब डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, चूंकि एफ एक स्थिर राशि है, एफ एक स्थिर राशि है। जब एफ एक स्थिर राशि होती है तब क्या होगा, अतः देखिए अब अतः क्या निकल के आएगा, तो इसे हटाएं फिर, अतः एफ इज इक्वल टू एम का स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस आर डी का स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस आई डी का क्यू सी अपॉन डी टी का क्यू
और ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस r। जब ये है स्थिति तो देखिए m का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा m स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस r d स्क्वायर c अपॉन dt का स्क्वायर प्लस i अपॉन 1 माइनस r d का q c अपॉन dt का q। जब ये स्थिति आती है तो फिर क्या होता है, तब डी सी स्क्वायर यानी d का स्क्वायर c अपॉन डी टी इज इक्वल टू i अपॉन i माइनस f अपॉन m स्क्वायर माइनस r अपॉन 1 माइनस r और d स्क्वायर c अपॉन dt स्क्वायर। और जब ये स्थिति आ जाती है तो देखिए, जब ये स्थिति होती है तब i माइनस r f माइनस m स्क्वायर इंटू r इंटू डी स्क्वायर c अपॉन डी टी का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू m स्क्वायर। उपयोग में या उपभोग में वृद्धि की निरपेक्ष दर क्या है? निरपेक्ष दर है डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी। इस प्रकार समय के अनुरूप एक गिरती हुई दर से बढ़ेगी और अंत में स्थिर हो जाएगी। अतः d का q यानी d का q c अपॉन डी टी का q इज इक्वल टू 0। इस बिंदु पर समूचा शुद्ध उपलब्ध विदेशी विनिमय m वस्तुओं के आयात में व्यय किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष m वस्तुओं का अधिक प्रवाह इस प्रकार हो कि उससे C क्षेत्र के लिए R वस्तुओं का उत्पादन संभव किया जा सके, जिसकी वृद्धि दर स्वयं में एक समय अवधि के अंतर्गत तेजी से बढ़ती है। अतः निष्कर्ष रूप में इस विकल्प के अंतर्गत परिणाम जो आते हैं वह परिणाम आएंगे, यानी परिणाम क्या होगा? देखिए परिणाम जो होगा वह होगा डी सी अपॉन डी टी एक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, लेकिन क्या होगा? लेकिन डी स्क्वायर सी अपॉन डी टी का स्क्वायर क्या होगा? स्थिर होने की क्या है? ये स्थिर होने की प्रवृत्ति
रखता है तथा डी क्यू सी अपॉन डी टी का क्यू समय के चलते क्या होगा, समय के चलते गिरता है और अंततः शून्य हो जाता है, वैकल्पिक वृद्धि पथों का निहितार्थ भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव। अब देखिए यहाँ देखते हैं, यानी वैकल्पिक वृद्धि पथों का जो निहितार्थ है भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ अल्टरनेटिव ग्रोथ पथ। देखिए उपर्युक्त वर्णित वैकल्पिक वृद्धि पथों को जो पथ दिए हैं, जब अर्थव्यवस्था के केंद्रीय क्षेत्र सी की दृश्य वृद्धि दरों के संदर्भ में भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों की दृष्टि से ध्यान में रखा जाए, तब जो निम्न प्रकार के निष्कर्ष आते हैं वह क्या हैं, तब निम्न सार निकलता है। और वह निम्न सार जो है वह कौन सा है, तो नंबर 1, यदि पहली अनुकृति का अनुसरण किया जाए तब निरपेक्ष उपभोग स्थिर रहता है। नंबर 2, दूसरे विकल्प में सी वस्तुओं की वृद्धि की दर निरपेक्ष दर से गिरती है तथा एक समय अवधि के उपरांत शून्य हो जाती है। नंबर 3, इस दर को स्थिर बनाए रखने के लिए हमें तीसरे विकल्प को अपनाया जाता है। चौथा पॉइंट, एक स्थिर निरपेक्ष दर में इसे बढ़ाने के लिए चौथे विकल्प को अपनाया जाता है। प्रोफेसर राज व सेन के मॉडल में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था के मॉडल का विकल्प किया गया है उसमें स्थिर उपयोग या इसकी वृद्धि दर या दीर्घ समय अवधि में वृद्धि की दर ही स्थिर दर से होने वाली वृद्धि एवं प्रत्येक अगली दशा पूर्ववर्ती दशाओं से बेहतर होती है। हालांकि यह दशा अल्पकाल में विपरीत भी होती है तथा दीर्घकाल में बेहतर होती है। अल्पकाल में विपरीत होगी लेकिन दीर्घकाल में बेहतर होगी। अब देखिए इसका हम करते हैं मूल्यांकन। तो राज एवं सेन के मॉडल का मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन में क्या है, यह मॉडल उच्च रूप से नियंत्रित मान्यताओं पर आधारित है या आश्रित है तथा इस मॉडल में शेष विश्व के साथ विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध को जिस रूप में अपनाया गया है व्यवहार में वह कहीं अधिक जटिल है। इसमें माना गया है कि एम वस्तुओं के द्वारा एम वस्तुओं का उत्पादन होता है जो अव्यावहारिक है। यह भी संभव हो सकता है कि सी वस्तुएं एम वस्तुओं का उत्पादन करें, जबकि एम वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से सी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। यह व्यवहार में सत्य नहीं है, क्योंकि कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, रेफ्रिजरेटर आदि का उत्पादन एम वस्तुओं के द्वारा किया जाता है। इस मॉडल में माना है कि संसाधन बहुलताओं की कोई सीमा नहीं होती।
वस्तुओं का घरेलू उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर करता है। यदि देश में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो तब कई वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होगा। प्रोफेसर जगदीश भगवती के अनुसार राजवशीन की व्याख्या का उद्देश्य स्थिर निर्यात प्राप्तियों वाले देश में आयात व घरेलू उत्पादन की नीतियों के द्वारा वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। रूपांतरण की कुछ घरेलू एवं विदेशी दरें जैसे R/M व I वास्तविक नीति निर्णयों को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, यह विवेचन हास्यास्पद व भौड़े रूप से प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। मेरे जो नोट्स हैं, यह मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उपस्थित होंगे और ये नोट्स बनाने का मेरा एक उद्देश्य यह है कि जितने भी मेरे भाई जो IAS, IPS, PCS, RAS या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के उद्देश्य से मैं इन नोट्स को तैयार करता हूं और ये नोट्स आप अवश्य ही पढ़ें। धन्यवाद।